नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा CIT के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों, पर्यावरणविदों एवं कलाकारों के व्याख्यान प्रदर्शन के वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और इसका प्रसारण भारत के विभिन्न विद्यालयों में भी हो ताकि सांस्कृतिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हो सके। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री शरद गौड़ जी, जो कि एक पर्यावरणविद, वनस्पति शास्त्री और शिक्षाविद हैं। वर्तमान में श्री शरद गौड़ सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अपने इस पद पर कार्यरत रहते हुए उनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। वह इस विषय के प्रति संवेदनशील हैं और उनके द्वारा इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत रहते हुए अपनी टीम के साथ में उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका नाम है परंपरा। इस डॉक्यूमेंट का विमोचन देश के प्रधानमंत्री द्वारा पेरिस में 2015 में विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया था और यह जानकर आपको खुशी होगी कि उस समय यह डॉक्यूमेंट वहां उपस्थित सभी देश के प्रमुखों को भी भेंट स्वरूप दिया गया था। हमें खुशी है कि आज हमारे बीच में श्री शरद गौड़ जी उपस्थित हैं और वो हमारे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आज एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, वह है स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। और इसी विषय को हमने नाम दिया है गुड प्रैक्टिसेस इन वेस्ट मैनेजमेंट, कि कैसे विद्यालयों में या हमारे देश में हम स्वच्छता अभियान को और सुदृढ़ तरीके से कार्यान्वित कर सकेंगे। आप सभी की ओर से, CCRT की तरफ से और CIT की ओर से मैं शरद गौड़ जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वच्छ भारत अभियान और उससे जुड़ी कुछ अच्छी पद्धतियों के बारे में जिक्र करेंगे जो स्कूलों में संभव हैं और ख़ास तौर पे टीचर्स का उसमें क्या रोल हो सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्वच्छ अभियान, जैसा आप सब जानते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट और साफ़ सफाई से संबंधित रहता है। हम जब भी कोई फ़िल्म देखते हैं या बाहर का कोई सीन डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं तो एक बहुत कॉमन मन में हमारे ख्याल आता है कि वहाँ कूड़ा नज़र नहीं आता। और ये जो न्यूज़ आइटम आप देख रहे हैं मॉनिटर पे, ये भी यही कह रहा है कि कुछ देश ऐसे हैं, स्वीडन, अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि, जहाँ पर कोशिश करके भी कूड़ा नहीं मिलता है देखने को, और वहाँ करोड़ों डॉलर की लागत से बनाए गए जो गार्बेज प्रोसेसिंग के प्लांट्स हैं जो एनर्जी रिकवरी के लिए हैं, वो फेल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ कूड़ा नहीं बचा है। भारत में उसी प्रकार से करोड़ों या अरबों रुपए की लागत से बने हुए जो गार्बेज के प्लांट्स हैं वो खुद फेल हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि अभी लोगों का जुड़ाव स्वच्छता से और वेस्ट मैनेजमेंट से नहीं हो पा रहा है। तो टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या अपने और ट्रेनीज़ के साथ जब काम करें तो आपको कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और कुछ सिद्धांत बहुत क्लियरली मालूम होने चाहिए। तो अगले कुछ विजुअल्स में आप देखेंगे कि हमारी कंसर्न्स क्या हैं, आज की चिंताएं क्या हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे टीचर्स और उनके माध्यम से स्टूडेंट्स कुछ सीखें। पहला, प्रकृति संरक्षण कैसे हो। दूसरा, प्रकृति को विनाश किए बिना हम विकास कैसे करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब टिकाऊ विकास को हम कैसे सुचारू रूप से चला पाएँ। और कुछ ऐसी नई प्रॉब्लम्स हैं जो कि 10 या 12 वर्ष पहले तक हम लोग नहीं सुनते थे, जो नई कंसर्न्स हैं टीचर्स के लिए। उनमें है क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इश्यूज़। तो वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने आ रहा है।
ऐसे दृश्य आप अपने आसपास हर रोज़ ज़िंदगी में देखते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, चाहे आप किसी महानगर में रहते हैं। वेस्ट बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो टीचर्स के लिए ये है कि वेस्ट है क्या और वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, ये सिद्धांत और डेफिनेशन ही आप समझ लें और लोगों को समझा पाएँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वेस्ट जो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का एक बाई प्रोडक्ट है। हम लोग जो भी गतिविधि करते हैं उसमें वेस्ट उत्पन्न होता है हर रोज़, और उसको जब हम किसी भी प्रकार से हैंडल करते हैं, उसके सोर्स से लेकर के उसके अंतिम छोर तक जहाँ तक वो डिस्पोज होगा, उस पूरी प्रक्रिया को हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक शहरीकरण की दी हुई समस्या है। प्रकृति से जितना नज़दीक आप जाकर के देखेंगे, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या रूरल इकोनॉमी है जो कि फॉरेस्ट के काफ़ी नज़दीक है, उससे मिलती जुलती है, वहाँ आप ये पाएंगे कि वेस्ट नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, हर एक चीज़ रिसाइकल होके किसी न किसी दूसरे प्राणी के काम में आ जाती है। और रूरल इकोनॉमी में भी पुरानी इकोनॉमी में ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को वो लोग इस्तेमाल कर लेते थे दोबारा से, और हर चीज़ की काफ़ी लंबी उम्र तक इस्तेमाल होता था। कोई भी चीज़ एक बार यूज़ करके फेंकी नहीं जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम शहरीकरण की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ये समस्या बढ़ने लग जाती है। अब हम एक बार इस्तेमाल करके चीज़ें फेंकते हैं, हम पहले से ज़्यादा पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पहले से ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कुछ आंकड़े जो आप विजुअल्स में देखेंगे उसमें आपको पता पड़ेगा कि भारत के जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी केंद्र हैं, उसमें 400 के करीब ही शहर हैं जो बड़े शहर हैं और 27-28 मेगा शहर हैं। इन सब से भारत की 90% वेस्ट की इशू पैदा हो रही है। दिल्ली जैसा शहर, मद्रास, बेंगलोर, मुंबई, इनमें 8,000 से 10,000 टन वेस्ट रोज़ निकलता है, और उसको हैंडल करना, डिस्पोज़ल करना सब एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं अपने मॉनिटर पे कि कितने हज़ार टन वेस्ट हर रोज़ बड़े शहरों से निकल रहा है। तो वेस्ट जो है उसको डेफिनेशन को समझने के बाद अपने लिए ये भी ज़रूरी है कि वेस्ट की कैटेगरी क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार का वेस्ट है। वेस्ट को हम उसके उत्पन्न होने के स्थान के आधार पे विभाजित कर सकते हैं। जैसे वो क्या डोमेस्टिक है, क्या वो म्यूनिसिपल है, अगर वो इंडस्ट्री से आया है या एग्रीकल्चरल एरिया से आया है तो उसे हम इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। आजकल हैज़र्डस वेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। हैज़र्डस का मतलब घातक किस्म का वेस्ट। ये वो पदार्थ हैं जो हमारे बीच में आने के बाद हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं या नुकसान कर सकते हैं। और नई पीढ़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करने का एक नया गिफ्ट मिला है, वो है ई वेस्ट। आप सबकी जेब में मोबाइल है, आप सबके पास कैलकुलेटर्स हैं, घर में कंप्यूटर्स हैं, घर में टेलीविज़न्स हैं और तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। जब इनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो ये सारे आइटम्स ई वेस्ट की संज्ञा दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बाकी वेस्ट में डिफरेंस ये है कि ई वेस्ट में कोई सिलिकॉन चिप या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ज़रूरी है होना। तो आपके घर में जो सीडी है, जब वो सीडी टूट जाती है तो वो प्लास्टिक वेस्ट है, क्योंकि वो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन सीडी प्लेयर एक ई वेस्ट है, आपका मोबाइल एक ई वेस्ट है, छोटी सी घड़ी भी ई वेस्ट है, कंप्यूटर, टेलीविज़न, मॉनिटर्स और सारे तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं वो सब ई वेस्ट हैं। ये कुछ हाल के न्यूज़ आइटम्स हैं जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी ई वेस्ट को हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट में ही मिला के फेंक रहे हैं। लॉ बन रहे हैं, नई नई रेगुलेशंस बन रही हैं, लेकिन रिसाइकलिंग में ई वेस्ट बहुत कम जा पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ई वेस्ट घरेलू वेस्ट के साथ मिलाकर फेंक दिया जाता है, और ये एक बहुत ही चिंताजनक चीज़ है क्योंकि ई वेस्ट टॉक्सिक है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, इसमें लेड होता है,
इसमें सिलिकॉन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और आगे से आगे अब जो रूल्स हैं उनको और सख्त बनाया जा रहा है और आप ई वेस्ट को कॉमन वेस्ट के साथ मिला के फेंक नहीं पाएंगे, पेनल्टी शुरू होने वाली है। तो कुछ तरीके हैं, जैसे स्कूलों में हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बिन लगा सकते हैं और बच्चों को और परिवारों को और स्टाफ को धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि वो स्कूल का पूरा ई वेस्ट उस बिन में लाकर डालें जहाँ से कोई नोटिफाइड एजेंसी उसे कलेक्ट करके ले जाएगी। या आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाय बैक स्कीम में या एक्सचेंज स्कीम में डीलर को वापस दे सकते हैं, जिससे आपको कुछ पैसे का फ़ायदा भी होगा और वो डेजिग्नेटेड एजेंसी के हाथ में ही जाएगा रिसाइकलिंग के लिए। पुराने गैजेट्स जो हैं वो कबाड़ी को देना अब हमारे लिए कोई समाधान नहीं रहने वाला है आगे। अभी तक हम लोग परवाह नहीं करते थे और कबाड़ी को बाकी सामान के साथ मिला कर के दे देते थे, लेकिन अब वो संभव नहीं होगा क्योंकि रूल्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि यदि किसी के यहाँ से पकड़ा गया ऐसा सामान निकलता हुआ तो बहुत भारी पेनल्टी लगती है। समय समय पे आप ऐसे नोटिफिकेशंस भी देखेंगे जो शहर की सरकार या राज्य सरकार न्यूज़पेपर में देती रहती है, तो हमें इनके प्रति सजग रहना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। कुछ एंटरप्राइजिंग लोगों ने अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या बाकी वेस्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स भी खोले हैं, तो आप में से जो लोग ऑनलाइन कबाड़ी को बुलाना चाहते हैं वो कोशिश करके देख लीजिए, वे आपको ई कबाड़ी नाम का कॉन्सेप्ट भी अब मिल जाएगा। तो जैसा हमने डिस्कस शुरू में किया, वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वेस्ट जहाँ पे उत्पन्न होता है वहाँ से लेकर उसकी हैंडलिंग, उसका कलेक्शन, उसका ट्रांसपोर्ट, उसकी रिसाइकलिंग, उसका ट्रीटमेंट और उसका अंतिम डिस्पोजल, वहाँ तक की जो पूरी साइकिल है उसे हम वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा कूड़ा प्रबंधन बोलेंगे। और इसमें जाहिर है कि यदि हम अपनी शिक्षा के कारण से या अपने जागरूकता के कारण से अगर कुछ परसेंटेज वेस्ट में कमी ला दें तो इसका मतलब ये होगा कि हमने एट सोर्स वेस्ट मैनेजमेंट हासिल कर लिया। मान लीजिए आपके स्कूल में कक्षा में 10 किलो कागज़ का वेस्ट रोज़ निकलता था, आपने कोशिश करी और आपके एजुकेशन के कारण वो 2-3 किलो कम हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने 3 किलो वेस्ट मैनेजमेंट एट सोर्स ही हासिल कर लिया, क्योंकि वो सिस्टम में जितनी भी एनर्जी, जितना भी ट्रांसपोर्ट उस वेस्ट को हैंडल करने में लगने वाला था वो नहीं हुआ। तो इसलिए हम एजुकेशन को एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब कुछ ख़ास कारण हैं जिनके कारण भारत में वेस्ट हैंडलिंग या वेस्ट मैनेजमेंट सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है और एजेंसीज सफल नहीं हो रही हैं। बाहर के देशों में एनर्जी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, वेस्ट के ऊपर इकोनॉमिक एंटरप्राइज़ है, लोग उससे इनकम भी कमा लेते हैं, लेकिन भारत में हम देखते हैं कि ये ठीक नहीं हो पाता। तो पहला मुख्य कारण तो ये है कि हमारे वेस्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 60 से 70% तक ऑर्गेनिक मैटर इंडियन या साउथ एशियन वेस्ट में होता है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि हम लोग शायद विश्व में अकेला ऐसा कल्चर हैं जो खाना वेस्ट के अंदर मिला करके फेंकते हैं। आपने देखा होगा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स और कुछ नेट पर इस तरह की अब एजेंसीज़ शुरू हो गई हैं जो कहती हैं कि यदि आपके यहाँ खाना वेस्ट है तो उसे कृपया वेस्ट में ना फेंकें, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यदि ठीक से हम अपने बचे हुए खाने को वेस्ट में ना मिलाएं और उसे रख लें तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरतमंद लोगों का खाना भी बन सकता है, जानवरों का खाना भी बन सकता है और अन्य पदार्थ भी बन सकते हैं, जिससे कि भूखमरी की समस्या बहुत दर तक सॉल्व हो सकती है। ये कुछ न्यूज़ आइटम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और इनके अंदर बताया जाता है कि कितने लाखों लोगों की भूखमरी सिर्फ हमारे फेंके हुए खाने से ही सॉल्व की जा सकती है। इसी तरह से दूसरा कारण जो है हमारे वेस्ट का ठीक नहीं होने का, वो ये है कि उसकी कैलोरी वैल्यू कम होती है। कैलोरी वैल्यू से मतलब ये है कि यदि कोई उसमें से एनर्जी रिकवर करना चाहेगा तो उसे कैलोरी कम मिलेगी। उसका कारण यह है कि हमारा बहुत मिक्स्ड वेस्ट होता है, हम मिश्रित वेस्ट फेंकते हैं, उसमें प्लास्टिक भी है, कांच भी है, लोहा भी है, कपड़ा भी है, खाना भी है।
तो उसको बर्न करने से या इंसिनरेट करने से बहुत अच्छी एनर्जी नहीं प्राप्त होगी। अगर हम लोग सेग्रीगेशन सीख लें और घरों से ही एनर्जी वाला वेस्ट और कैलोरी वाला वेस्ट अलग रखें, रिसाइकलिंग वाला वेस्ट अलग रखें, तो ये समस्या काफ़ी हद तक समाधान इसका हो सकता है। एक और कारण ये है कि हमारे वेस्ट में ऐश और सिल्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐश इसलिए होती है कि अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी जलाते हैं अपने देश में, लकड़ी, कोयला इत्यादि। और सिल्ट इसलिए कि हमारे यहाँ इरोजन बहुत है, हवा में आप देखते हैं धूल है, तो हमारे वेस्ट में हमारी जो क्लीनिंग है घर की सफाई में, स्वीपिंग्स वगैरह, उस सब में वो सिल्ट आ जाती है। उसके कारण से वो मिक्स हो जाता है वेस्ट। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें वेस्टर्न सोसाइटी का वेस्ट, तो आप पाएंगे वहाँ पर कैलोरी वैल्यू ज़्यादा है, वो वेस्ट ज़्यादातर ड्राई रखा जाता है, उसके अंदर से रिसाइक्लेबल्स काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो यदि कोई इकोनॉमिक उसको एंटरप्राइज़ बनाना चाहे तो वो सफल हो जाएगा। हमारे यहाँ पर हम लोग जो बेचने के लायक चीज़ है उसको पहले ही निकाल के बेच देते हैं। तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो था वो तो हमने उसमें से निकाल लिया, तो जो वेस्ट हम देते हैं हैंडलर को, उसमें इकोनॉमिकली उसके लिए कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं बचता। तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि हमारा वेस्ट और बाकी अन्य देशों का वेस्ट भिन्न हैं और उनके कारण से उनकी हैंडलिंग भी भिन्न है। तो अब हम वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ और आयाम देखते हैं। ये कार्टून ये बतलाता है कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में कूड़ा पैदा करने के लिए तो सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उसकी हैंडलिंग के लिए बहुत कम हाथ मौजूद हैं। और हम ये मानते हैं कि कूड़ा निकालने के बाद हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, और ये किसी एजेंसी का काम है। चाहे वो एजेंसी म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे वो एजेंसी शहर की सरकार हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, हम वेस्ट अपने घर से फेंकने के बाद अपना कोई रोल नहीं समझते। तो अभी ये जो अभियान शुरू हो रहे हैं स्वच्छ, और इस पर जागरूकता चालू की जा रही है, इसको किस प्रकार से जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करी जाए, ये भी हमारी चिंता का एक विषय है। इसको कैसे पार्टिसिपेटरी बनाना है। तो पहला लेसन तो सबके लिए ये है कि इसको पार्टिसिपेटरी अगर बनाना है तो वो किसी एक पार्टी के हाथ में इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। वेस्ट मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर ही हमारे लिए करेगा या कोई म्यूनिसिपैलिटी ही हमारे लिए करेगी। वेस्ट हम उत्पन्न करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें हिस्सा लें, उसको मैनेज करने में। दूसरा, हम एक मेंटल मॉडल में रहते हैं जिसका नाम है डिसाइड, अनाउंस, इम्पोज। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति ही हमारे ऊपर कोई टैक्स या कोई पेनल्टी अनाउंस करेगा और कोई इम्पोज करेगा। और हम जो छोटा सा कोई टैक्स देते हैं अपने हाउस टैक्स में या अपने पानी के, बिजली के टैक्स में, हम वो दे कर के बहुत समझते हैं कि बहुत हो गया, इसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है। तो उससे जब तक हम शिफ्ट नहीं करेंगे अपने दिमाग को, वेस्ट मैनेजमेंट पार्टिसिपेटरी नहीं हो पाएगा। ये एक विजुअल जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कुछ आदर्श स्टेप्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की, कि हम ये मान के चलें कि मान लीजिए कोई बड़ी आइडियल शहर की सिचुएशन है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा। तो आप कल्पना कीजिए, वहाँ पे घरों से वेस्ट इकट्ठा किया जा रहा है, रिसाइकलिंग के लिए जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो सीधा जा रहा है, कुछ वेस्ट कंपोस्टिंग में जा रहा है, बाकी वेस्ट हैंडलिंग एजेंसीज़ के पास जा रहा है, स्पेशलाइज्ड टॉक्सिक एजेंसीज़ के पास जा रहा है, और अल्टीमेटली जो हार्ड वेस्ट है वो लैंडफिलिंग में जा रहा है या रिसाइकलिंग में जा रहा है। तो जो राइट कॉलम है वो ये दर्शाता है कि अभी उसके अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग की कितनी बड़ी कमी है, कितने गैप्स हैं। हर स्टेज पे आप ये देख पाएंगे कि घर वाले, नौकर या हमारे घर में जो काम करने आते हैं, कूड़ा उठाने आते हैं, वहाँ से लेके म्यूनिसिपल वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स, फिर मार्केट एजेंसीज़, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ और सिटी के जो गवर्नर्स और मैनेजर्स हैं वो, उन सब की एजुकेशन और ट्रेनिंग में अभी बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि एजुकेशन का रोल उसमें बहुत बड़ा है। अभी हम लोग टीचर्स, टीचर ट्रेनर्स और एजुकेटर्स जो मिलकर के करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उसकी वजह से हम लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आदतों में बदलाव आए,
लोग वेस्ट को जिस नज़र से देखते हैं उससे हट कर के वो खुद अपने हाथ से कुछ वेस्ट मैनेजमेंट में हिस्सा लें, तभी कुछ समाधान संभव है। और ऐसा भी नहीं है कि हर जगह नेगेटिव स्टोरी है या कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे सक्सेस मॉडल्स हैं हमारे देश में। कई शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट की एजेंसीज़ जिन्होंने NGOs के साथ मिलके या वॉलंटरी ग्रुप्स के साथ मिलके काम किया है, उनके आपको उदाहरण यहाँ मिल रहे हैं। इनसे हम सीख ले सकते हैं और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे उन्होंने बिना पैसे के या कम पैसे के साथ काम शुरू किया और आज वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। कुछ की मैसेजेस हैं जो अब तक हमने देखा, उसमें से समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। पहला तो ये कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वेस्ट उत्पन्न होने में ही हम कमी करें। मतलब जो वेस्ट हम एट सोर्स घटा देंगे वो हमने एट सोर्स मैनेजमेंट कर लिया, ये समझ लीजिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट में जितनी एनर्जी, जितना ट्रांसपोर्ट, जितनी कॉस्ट हम उतनी क्वांटिटी को हैंडल करने में लगाते, हमने वो सेविंग कर ली अगर हम वेस्ट रिड्यूस कर पाते हैं तो। दूसरा, ये सबकी भागीदारी से ही संभव हो पाएगा, किसी एक एजेंसी का काम नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें ज़रूरी है। तीसरा, इसके अंदर सारी एजेंसीज़ को जुड़ कर के काम करना है। टीचर्स, सिटी मैनेजर्स, गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़, सिटीज़न्स, फैमिलीज़, स्टूडेंट्स, एवरीवन। कुछ सवाल बार बार हमारे जहन में आते हैं, जैसे कि शुरू में आपने विजुअल्स देखे जहाँ पर आप ये न्यूज़ देख रहे थे कि दुनिया में ऐसे भी शहर हैं जहाँ कूड़ा देखने को नहीं मिलता, और हमारे बीच का माहौल जो है वो इस विजुअल में आप देख रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम लोग कल्चरल रूप से एक डर्टी नेशन हैं? ऐसा क्यों है कि वेस्ट मैनेजमेंट बिन बाहर के शहरों में तो बहुत बढ़िया चलते हैं। जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारे मुंह से अचानक ही निकलता है, वाह भाई कितना साफ़ दृश्य है। और यहाँ पे ये नज़ारा देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट बिन्स हज़ारों लाखों रुपए की लागत से बनाए जाते हैं, लेकिन उनको हम बिगाड़ के इस हालत में लाके छोड़ देते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं? व्हाट शुड एजुकेशन डू, पर्टिकुलरली एनवायरनमेंटल एजुकेशन? पहला तो ये है कि हमें लोगों को परसुएड करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो अभी से और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाएं। जैसा भी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, अब से बेहतर उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। दूसरा ये कि हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बेटर पॉलिसी की तरफ हमें ले जाए। पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि कोई कानून या नेशनल या स्टेट पॉलिसी ही हो। पॉलिसी अपने घर पे जो हम निर्णय लेते हैं या अपनी क्लास में निर्णय लेते हैं, वो भी पॉलिसी है। जैसे कि हम किस प्रकार का डिटर्जेंट अपने घर में लाएंगे, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे या घर में नहीं करेंगे, हम कूड़े को थैली में बांध के फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे, ये सब हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ हैं और इनको कोई और निर्धारित नहीं करता है, हम खुद निर्धारित करते हैं, क्योंकि हम हाउस होल्डर हैं या हम क्लास के लीडर हैं। तो इसी प्रकार से आपके स्कूल की पॉलिसी हो सकती है, आपके मैनेजमेंट की पॉलिसी हो सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है। और तीसरा एक्शन ये है कि यदि आप और कुछ ना भी कर पाएँ तो कम से कम सही और अच्छी सूचना लोगों को दें, जिससे कि वो अपने आप निर्णय डिसाइड करें। सो यू कंटिन्यू टू प्रोवाइड गुड इन्फॉर्मेशन टू पीपल। अब एक्शंस क्या क्या पॉसिबल हैं टीचर्स, एजुकेटर्स के लिए? हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत टीचर्स पहले से ही ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं स्कूलों में। कई लोग अभियान में जुड़े हुए हैं, कई लोग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, क्राफ्ट्स करते हैं। आप में से हज़ारों लोग इको क्लब्स, नेचर क्लब्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। NCC, NSS का काम आप लोग करते आ रहे हैं। तो इनमें बहुत नई बातें नहीं हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। उन एक्शंस में आपको कुछ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में मालूम पड़ेगा, कुछ क्राफ्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में नई सीख मिलेगी। कहीं पर आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम और वॉलंटरी एजेंसीज़ को अपने काम में जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे शहर में, हमारे स्कूलों के आसपास यूथ ग्रुप्स हैं, महिला मंडल हैं, कुछ मार्केट विकास समिति हैं, कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं,
या कोई रिलीजियस फोरम है, उन सब से जुड़ कर के भी हम काम कर सकते हैं।